नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपका हो चुका है 5 मार्च और परसों है आपका 7 मार्च, आपका कृषि वनस्पति विज्ञान का पेपर। तो देखिए, आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो को अगर आप छोड़ेंगे कम से कम आप 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन मिस करेंगे। ठीक है, ये वो मॉडल पेपर है जो खुद हमारे यूपी बोर्ड ने, यूपी एमएसपी ने जारी किया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो खुद जारी किया 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको परसों के पेपर में छपे मिलेंगे। तो इस पेपर को आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के लास्ट में। ये पेपर का पैटर्न आप लोग जानते हो। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, इसमें 5 आपके रहते हैं, एक एक नंबर सब देगा, यानी 5 नंबर का रहेगा। 2 से 6 तक आपका निश्चित उत्तरी होगा, जो एक लाइन में आंसर लिखना है। 7 से 11 तक आपका अति लघु उत्तरी होता है, और उसके बाद से 12 से 14 तक आपका लघु उत्तरी होगा, और ये आपका लॉन्ग आंसर होगा 15 से 17 तक। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आपका एमसीक्यू। तो देखिए, यहां पर कह रहा है चुकंदर की जड़ों में पाया जाता है। देखिए, पूछ रहा है जो बीट रूट होता है, आप लोगों को पता होगा, बीट रूट जिसको चुकंदर बोला जाता है, उसकी जड़ों में, उसके रूट्स में कौन सा इसमें से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज आपका हो जाएगा, देखिए 1 सेकेंड, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सभी आपके मोनोसेक्राइड शुगर है, आपको पता होगा। ठीक है, डाइसेक्राइड में आपको पता होगा। 1 सेकेंड, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, डाइसेक्राइड में आपका जो है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इस प्रकार से आपके शुगर होते हैं। फिर बोल रहा है बिंदु श्रावण होता है वात रंध्रों द्वारा, पर्णरंध्रों द्वारा, उपचर में क्यूटिकल और जल रंध्रों द्वारा, जो वाटर स्टोमेटा होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिंदु श्रावण आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये क्या है, हाँ, गटेशन बोला जाता है। गटेशन बिंदु श्रावण को बोला जाता है। देखिए, इस नामी में बिंदु श्रावण, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, पत्तियां, उनके ऊपरी भागों से जो पानी होता है उसका बिंदु के रूप में वो निकलता है, उसको बिंदु श्रावण बोलते हैं। तो पता हो गया, पानी बिंदु के रूप में निकलता है, तो बड़ा आसान आंसर है, जल रंध्रों द्वारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन। फिर देखिए, संवहन बंडल, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, उसके कौन कौन से भाग हैं। देखिए, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, आपको पता है ये तीनों संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बांड के पार्ट होते हैं, वेस्कुलर बंडल के। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन यानी सभी सही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सही सभी रहेगा आंसर में, तो वही रहता है, या A+B रहेगा वो रहता है, या बोथ रहेगा, ऐसे वहां पर होता है। फिर कह रहा है चावल का दाना फल है, कैप्सूल, एकिन, अस्टिफल, कैरियोप्सिस। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए इसमें चावल का फ्रूट टाइप आपको पूछा जा रहा है, कैप्सूल नहीं होगा, ये तो भिंडी का आपको पता है, वैसा ही एकिन और अस्टिफल ही है। राइट ऑप्शन आपका कैरियोप्सिस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स में कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है मूल रोम की उत्पत्ति कहां से होती है, इसको रूट हेयर बोलते हैं। तो कहां से ये बनता है, देखिए नामी में मूल, तो सोचने की जरूरत नहीं है, मूल यानी जड़ से इसकी उत्पत्ति होगी, मूल जिसको रूट बोला जाता है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, इस प्रकार से मान लीजिए आपका अर्थ का सरफेस है, इस प्रकार से आपका जो एकदम जो टैप रूट है वो नीचे आती है, और इस प्रकार से यहाँ से जो कुछ रोम निकले रहते हैं, इन्हीं को जो है मूल रोम कहा जाता है, रूट हेयर। और ये पानी का क्या करते हैं, पानी जो है उसको सोखने का ये काम करते हैं। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इससे अब इसमें हो जाएगा मूल रोम की उत्पत्ति जड़ों से होती है। फिर बोल रहा है केले के फल में बीज क्यों नहीं पाया जाता। देखिए, मैंने आपको फल के बारे में कंप्लीट पढ़ाया है। केला जो है ये एक अनिषेक फल है, अनिषेक फल, जिसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। केले का जो फूल है वो उल्टा लगा होता है, तो इसका जो ओवरी होता है उसमें से जो ओव्यूल होगा वो मतलब फिसल कर स्टिग्मा पर आ जाता है, साथ ही साथ परागण निषेचन दोनों हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बीज नहीं पाया जाता इसमें। वैसे भी केले में बीज होता है, छोटा छोटा काला केला, मतलब काला काला, लेकिन वो जंगली केले में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख देंगे कि क्योंकि केला जो है वो एक अनिषेक फल है, और ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। और अंगूर जो है वो भी एक अनिषेक फल है। ठीक है, उसमें भी यही होता है। फिर बोल रहा है ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य क्रिया कौन सी है। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर सत्य फल की परिभाषा लिखिए, पर ट्रू फूड पूछा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था फलों के बारे में, सत्य, असत्य, अनिषेक फल, इसके अलावा सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल, शुष्क फल, पांसल फल, एकीन, सिपसेला, ड्रूप, कैरियोप्सिस, नट्स, समारा, सभी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो सत्य फल क्या होता है, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है यानी ओवरी से होता है, उसको सत्य फल बोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, जिसमें भी गुठली पाई जा रही है, आम हो गया आपका सत्य फल है,
जामुन हो गया, सत्य फल है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। फिर असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट, जिसको झूठा फल, सॉरी हाँ ठीक है, झूठा फल, नहीं झूठा फल बोला जाता है, या इसी को कूट फल बोला जाता है। तो जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है यानी थैलमस से होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सत्य फल मैंने आपको बता दिया, जिसका निर्माण जो है वो अंडाशय से हो। फिर बोल रहा है क्यूटिकल यानी उपचर्म किस पदार्थ का बना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है जो उपचर्म है या क्यूटिकल है वो आपका क्यूटीन नाम का एक मटेरियल होता है, उसका बना होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है, अधिलघु उत्तरीय में क्या है, कोशिका विभाजन में इंटरफेज के महत्व पर वर्णन कीजिए। सेल डिवीजन मैंने आपको कंप्लीट बताया, उसमें इंटरफेज पूछ रहा है, इसको अंतरावस्था बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेज ही होती है, इसको विश्रामावस्था भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि सेल साइकिल में आपको पता है दो यहाँ पर अवस्थाएं होती हैं, एक तो आपका इंटरफेज होता है और एक यम फेज होता है, जिसको माइटोटिक फेज बोला जाता है। तो इंटरफेज जो है वो कोशिका, ये जो है आपकी इंटरफेज कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था है, ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। और इस ये फिर 3 पार्ट में बटी होती है, G1, S और G2। इन तीनों पार्ट में जो इंटरफेज है वो बचा रहता है। G1 में प्रोटीन और आरएनए बनता है। S फेज जिसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं, इसमें आपका डीएनए जो है वो डबल होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। और G2 फेज का क्या होगा, कोशिका जो है वो से डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कोशिका चक्र में सबसे बड़ी इंटरफेज में सबसे बड़ी G1 और सबसे छोटी G2, ठीक है। एम फेज में सबसे बड़ी प्रोफेज और सबसे छोटी एनाफेज। तो ये आपको इंटरफेज के बारे में ये चीजें आपको लिखनी है। फिर बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा में विभेद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में आपको पता होगा हरित लवक में, उसमें जो है आपका जो भोजन है वो बनता है, खाना बनता है। तो इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा में आपको अंतर बताना है। देखिए क्या होता है, स्ट्रोमा जो है, देखिए डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दो प्रकार की यहाँ पर होती हैं। तो जो ग्रेना है वो लाइट रिएक्शन, जिसको प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। तो जो लाइट रिएक्शन है सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था हिल नाम के साइंटिस्ट ने, और इसी कारण इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है, जो हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें देखिए जो थैलाक्वाइड होता है उसका जो ग्रुप होता है उसको यहाँ पर ग्रेना बोला जाता है। और इसमें प्रकाश ऊर्जा का जो मॉडिफिकेशन है वो केमिकल एनर्जी में होता है, और इसमें जो एटीपी है वो संचित होती है। तो लाइट रिएक्शन जो है इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको इक्वेशन में बोल सकते हैं 24H2O प्लस 18 ADP प्लस 18 IP प्लस 12 NADP गिव्स 12H2O प्लस 6 CO2 प्लस 12 NADP2H प्लस 18 ADP। ये आपका ग्रेना के बारे में हो जाएगा। फिर डार्क रिएक्शन में आपका स्ट्रोमा आता है, तो इसको अप्रकाशीय विक्रिया बोलते हैं। इसको ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पर इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोला जाता है। और इसमें प्रकाश की जरूरत है वो होती है, मतलब नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये अंधकार अभिक्रिया है। और इसमें हरित लवक में स्ट्रोमा होती है, ठीक है, हरित लवक में स्ट्रोमा होती है, और उसमें थैलाक्वाइड से बनी जो ग्रुप होता है उसको ग्रेना बोला जाता था, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है ये C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है। यहां पर आपका हो जाएगा। फिर देखिए पूछ रहा है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के नाम, कुछ ऐसे बैक्टीरिया लिखने हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं। तो आपका यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कॉज करता है। इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प्री है, विब्रो कोलेरी है, स्ट्रेप्टोकिक्स है, ये सारे आपके हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है सिरा विन्यास से आप क्या समझते हैं, ये लीफ का एक पार्ट होता है। सिरा विन्यास इसको विनेशन बोलते हैं। तो थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इस प्रकार से पता कर, कुछ पत्तियां होती हैं और ये जहां से जुड़ी होती हैं तने से उसको पेसियोल या पर्णवृंत कहते हैं। यही पेसियोल आगे चल के ये मिड रिब बनाता है जिसको मध्य सिरा बोलते हैं, और इससे सिराएं निकलती हैं छोटी छोटी, और उन सिराओं से वेनलेट यानी छोटी सिराएं निकलती हैं। तो सिरा विन्यास क्या होता है, पत्तियों में जिस प्रकार से सिराएं अरेंज्ड रहती हैं उसको सिरा विन्यास बोलते हैं। और ये दो टाइप का होता है सिरा विन्यास। पहला होता है रेटिकुलेटेड विनेशन जिसको बोला जाता है जलिकावत सिरा विन्यास, और दूसरा होता है पैरेलल विनेशन जिसको बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। तो समांतर सिरा विन्यास में आपका क्या हो जाएगा, जो बड़ी पत्तियां होती हैं केले वगैरह की उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। और इसके एग्जांपल में आपका जो ये एक बीजपत्री होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और रेटिकुलेटेड में जो छोटी पत्तियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है अमरूद वगैरह में। तो ये आपका हो जाएगा। फिर बोल रहा है श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। तो CO2 और O2 इनका जो रेशियो होगा इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। फिर 12वां क्वेश्चन है जैव उर्वरक की उपयोगिता, जो बायो फर्टिलाइजर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। तो बायो फर्टिलाइजर में यहाँ पर
क्या होता है इसमें, कई सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनसे बचत होती है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला होगा, धान के खेत में प्रयोग करने पर 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। और यहाँ पर और क्या होता है, देखिए एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग जो अदलहनी फसलें हैं यानी लेगुमिनस क्रॉप नहीं है उनमें किया जाता है। ठीक है, दलहनी में तो राइजोबियम यूज होता है, तो इसमें गेहूं, बाजरा, मक्का दिया जाएगा। और भी यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका व्याख्यात्मक हल मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसका फोटो। फिर 13वां क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है और इसका डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये आपको कर लेना, ये मैंने अपने थ्योरी क्लास में पूरा बताया हुआ है। फिर है 14वें क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वो लिखना है। तो ये आप लोगों को कर लेना, ये क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। फिर विस्तृत उत्तरी में आपका 15वां क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछ रहा है। और स्टोमेटा, ठीक है, जिसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा से, उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं जो स्टोमेटा से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया विधि का वर्णन करना है और वाष्पोत्सर्जन के महत्व पर उल्लेख करना है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है ट्रांसपिरेशन के बारे में। यहाँ पर सबसे आसान डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो पौधे होते हैं उनके वायवीय भागों से जल की जो हानि होती है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। या परिभाषा इसकी और अच्छी तरीके से क्या बोल सकते हैं, वाटर, ठीक है, यही है, बेस्ट परिभाषा यही है। और इसमें होता क्या है, जलवाष्प के रूप में पौधे के जीवित वायवीय भागों से, जो एरियल प्लांट होते हैं लिविंग, उनसे जो पानी की हानि हो गई उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन एक बुराई है लेकिन आवश्यक बुराई है। ठीक है, इससे जो वाष्पोत्सर्जन होगा तभी लीफ की सरफेस जो है वो ठंडी रहती है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहां पर आपका क्या पूछ रहा था, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन, इसमें क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में इसमें 80 से 90%, ध्यान में रखना है, 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो इसी से होता है। देखिए मैंने आपको बताया था पत्ती वाले चैप्टर में, जो पत्ती होती है उसमें कुछ छोटे छोटे अगर धब्बे होते हैं तो उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और पत्ती में छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसको स्टोमेटा यानी रंध्र बोलते हैं। तो वहीं से जो पत्तियां हैं वो पानी को उड़ाती हैं। चूंकि रेगिस्तान में पानी उपलब्ध नहीं होता, इस कारण उसकी पत्तियां मॉडिफाई होकर कांटा बना लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पानी कम उड़ता है। तो इस प्रकार से यहां पर होता है। या इसके अलावा आप ये कर सकते थे, टिप्पणी लिखना है, जीवद्रव्य संकुचन जो है, खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है, हिल रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको फिगर के साथ वर्णन करना है, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया हुआ है। सूत्र कणिका बोलते हैं, ऊर्जा घर या एनर्जी हाउस या पावर हाउस इसी को बोलते हैं। 1857 में खोज की थी अल्बर्ट वन कोलिकर ने। इसके अलावा 1887 में नाम दिया था इसको, बायोप्लास्ट जो है वो नाम दिया गया था। 1898 में इसको चार्ल्स बेंटा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो इस प्रकार से फिर बोल रहा है कुकुरबिटेसी कुल के मुख्य लक्षणों का वर्णन करना है और इसका फ्लोरल फार्मूला और जो पुष्प आरेख है वो बनाना है। तो ये है आपका इस क्वेश्चन में। और ये अगर न आए तो ये भी कर सकते हैं, कोशिकीय श्वसन को प्रभावित करने वाले बाह्य तथा आंतरिक कारकों का वर्णन करना है। फिर 17वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहां पर है, द्विनिषेचन जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उससे क्या समझते हैं। चित्र की सहायता से आपको इसका पूरा वर्णन करना है। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द्विनिषेचन, इसको सबसे पहले 1898 में नवासिचिन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। और नाम ही बता रहा है, इसमें 2 बार जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। कम से कम 3 पेज में लिखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अथवा आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या समझते हैं, और इसके जो सारे स्टेप हैं उसको डिटेल में बताना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है क्या होता है, ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो इन्वायरमेंट होती है वहां से नाइट्रोजन लेता है और उनकी जड़ों में फिक्स करता है। इन्हीं के कारण पल्स क्रॉप में, दलहनी फसलों में कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। तो यहां से आपका पेपर खत्म होता है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कमेंट जरूर करें, फीडबैक बहुत आवश्यक होता है कम्युनिकेशन में, मैंने बार बार आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। जुड़े रहे एग्री थिंकर्स के साथ।